हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 2 है जी एजुकेशन का अपना, और उसका 23 जून को पेपर होना है, जिसके लिए हम ये प्रैक्टिस सेशंस हम लेके आ रहे हैं। और 6th क्लास है, ये 6th यूनिट है। आज छठी यूनिट के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। अगेन मैं सेम चीज़ बोलूँगी, आई होप आपने ऑलरेडी नेट वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख लिए हों। मैं उनसे यूनिट वाइज PYQs का जो कि 1550 कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज, 10 की 10 यूनिट के, उनकी एक कंपाइलेशन है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसका लिंक आप वो देख सकते हैं। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो इसमें हम 6th यूनिट के क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे। 74 क्वेश्चंस होने वाले हैं, मोस्ट रीसेंट एग्जाम्स के हैं ये, जो डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए हैं वहां से ये उठाए गए हैं। ओके, Which statement is not true about hypothesis? So not true पूछा, और hypothesis के बारे में, hypothesis may be testable और non testable, but नहीं, hypothesis तो हमेशा ही testable होती है, हम उसको टेस्ट करते हैं फाइनली लास्ट में जाके। ओके, सो ये तो गलत लग रहा है। इट शुड बी कंसिस्टेंट विथ थियरी और प्रीवियस रिसर्च। यस, जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस रिसर्च उस टॉपिक से रिलेटेड है उसको कंसिस्टेंट रखें, मतलब उसके साथ सिंक में होनी चाहिए, तो उसके साथ हो। ऐसा ना हो कि वो प्रीवियस रिसर्च कुछ और बोल रही है, आप कुछ और ही बोल रहे हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन साउंड रैशनल, हाँ लॉजिकल होनी चाहिए। हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, हम बोल सकते हैं इट्स अ प्रिडिक्शन, बट हाइपोथेसिस इज ऑलवेज टेस्टेबल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, जिसमें नॉन टेस्टेबल भी ये बोल रहे हैं। The dash is that system of correlation which is computed between two variables, where neither of them is measured on a continuous scale, यानी continuous scale पे नहीं है, and both of them are expressed in form of natural और genuine dichotomous, यानी दोनों ही natural dichotomous वाले जो हैं आपको डाटा मिल रहा है। तो उस हिसाब से वेरिएबल्स के हिसाब से आप बताइए कौन सा कोरिलेशन फिट रहेगा। फाई कोफिशिएंट, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक और बाई सीरियल, तो ये तो आपको आता होगा, तो ही आता होगा। आंसर है जी फाई कोफिशिएंट। देखो बाई सीरियल में एक आर्टिफिशियल रहती है, दूसरी कॉन्टिन्यूअस। पॉइंट बाई सीरियल में एक नेचुरल रहता है, दूसरा वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस। फाई में दोनों नेचुरल रहते हैं और टेट्राकोरिक में दोनों आर्टिफिशियल रहते हैं। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। A good research tool must demonstrate both reliability and validity. Yes, एक अच्छा research tool reliable भी होगा, valid भी होगा. Valid represents accuracy और reliability represents consistency. So a tool can be reliable without being valid. हाँ, मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके आसपास कोई क्लास कॉलेज वगैरह खुल गया, सो क्योंकि आपके आसपास खुला है, हो सकता है रिलायबल हो, आप उस बंदे के पास बैठ के आए हो, प्रिंसिपल जो है वहाँ का, बट हो सकता है वो वैलिड ना हो। सो रिलायबल तो हो गया ना, विश्वसनीय तो हो गया, बट इट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, यानी अगर वैलिड है तो वो बाय डिफॉल्ट वैलिड तभी होगा जब वो रिलायबल होगा। ओके, तो सही है जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Limitation of the scientific method is, or our scientific method cannot answer all questions. हाँ ये बात ठीक है, तो ये limitation हो गई। The use if the scientific method can't fully capture the complete richness or complexity of the individual and environment. बहुत बार होता है कि साइंटिफिक मेथड सारी चीज़ें नहीं कर पाता, स्पेशली इंडिविजुअल की जब बात आती है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन नेचर। देन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज हैव सम डिग्री ऑफ एरर, एग्जैक्टली, तो ये भी लिमिटेशन में आ गया। साइंटिफिक मेथड डजंट ऑलवेज, ऑलवेज की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, ऑलवेज प्रोटेक्ट, डजंट ऑलवेज प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम रियल और पोटेंशियल हार्म। सो ये बात तो ठीक है, हर बार नहीं प्रोटेक्ट करता, तो ये लिमिटेशन नहीं है। और मतलब इट्स लाइक ये भी हो सकता है कि बहुत बार साइंटिफिक मेथड में आप जो चीज़ें हैं उनको कॉन्फिडेंशियल तो हमेशा रखते ही हो, जो इंसान की पार्टिसिपेशन कम हो कंपैरेटिवली, या फिर आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो वैसे तो 1 2 3 4 आना चाहिए, ये बात भी ठीक है कि हमेशा नहीं प्रोटेक्ट करते आप, बट यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ 1 2 3 है, तो हम सेकंड के साथ जाएंगे। वैसे चारों आने चाहिए थे, क्योंकि ये हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करता। ओके, मेजरमेंट डिफर्स फ्रॉम इवेल्युएशन, तो देखो ये टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग जो है उसमें वो इसमें मेजरमेंट में इंक्लूडेड रहती है, असेसमेंट में मेजरमेंट और टेस्टिंग रहती है, और इवेल्युएशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। सो मेजरमेंट की डिफ्रेंसिएशन कैसे हुई इवेल्युएशन से? इवेल्युएशन में वैल्यू जजमेंट आता है और मेजरमेंट में क्वांटिटेटिव आता है। सो मेजरमेंट डिफर कर रहा है इवेल्युएशन से, क्योंकि मेजरमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव, तो इसलिए आंसर फर्स्ट आ जाए। जो the following research design studies cause and effect relationship,
विदाउट मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हो रहा है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एथनोग्राफिक और हिस्टोरिकल भी नहीं है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो में हम जो चीज होनी होती है वो हो चुकी होती है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, विच लेवल ऑफ मेजरमेंट परमिट्स मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वल इंटरवल, लेकिन उसमें 0 पॉइंट नहीं होता, लैक्स अ ट्रू जीरो वैल्यू। दैट मीन्स रेशियो में एब्सोल्यूट जीरो होती है, लेकिन उससे पहले वाला जो इंटरवल, उसमें इंटरवल तो होते हैं बट ट्रू जीरो नहीं होती है। तो आंसर आपका डी हो गया। इन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस द मेथड ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन is primarily associated with, so constant qualitative में पूछा है grounded theory approach, meta analysis, correlational studies और experimental research design। so आपका grounded theory approach जो है वो आंसर हो जाएगा जी, क्योंकि इसके अंदर आप जब तक theoretical maturation नहीं आ जाता तब तक compare करते रहते हो। which of the following statements about the F test is or are correct? ये compare करेगा variance of the two independent test। 2 okay, compares means to a known population mean। okay, compares means of two groups। तो देखो मीन तो वैसे ही नहीं करता, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, तो सिर्फ एक ही निकल के आई। ओके, तो दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स का ये वेरिएंस जो है वो चेक करता है, कंपेयर करता है। A z-score has mean of 0 and a standard deviation of 1। ओके, t-score एलिमिनेट करता है नेगेटिव वैल्यूज को बाय रीस्केलिंग द z-score। c-score डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 9 इक्वल यूनिट्स। ग्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट स्केलिंग। एब्सोल्यूट तो वैसे भी कुछ नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं जी, ग्रेडिंग हम एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही देते हैं, तो ये एब्सोल्यूट वैसे ही नहीं है। तो आंसर फोर्थ कट जाएगा। सो आपका सिर्फ 1 2 3 जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। Which method of reliability uses dichotomous scoring? 0 और 1 की स्कोरिंग यूज करते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज में। स्प्लिट हाफ, कुडर रिचर्डसन टेस्ट, रीटेस्ट और इक्विवेलेंट। सो कुडर रिचर्डसन स्पेसिफिकली बनाया ही डाइकोटमस स्कोरिंग के लिए गया है। अगर कुडर रिचर्डसन ऑप्शन में नहीं होता तो हम स्प्लिट हाफ के साथ जाते, और दूसरा डाइकोटमस जिसमें नहीं होती वो क्रोनबेच अल्फा होता है। तो क्रोनबेच अल्फा जो है वो नॉन डाइकोटमस स्कोरिंग या स्केल्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखना। Which one of the following is a recognized limitation of essay type test that directly affects the reliability of score? So कौन सी जो है वो recognized limitation है? They ensure complete objectivity in scoring across different examiner। essay type में objectivity कहाँ से आएगी? They cannot be used to assess students' ability to organize and express ideas। नहीं कर सकते हैं यूज, ये तो कोई बात नहीं है, तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। They are susceptible to scorer variability due to subjective judgment, और they are incapable of assessing higher order cognitive outcome। तो देखो higher order cognitive outcome तो ये assess कर लेंगे, ये बात गलत है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है कि वो susceptible हैं variability के, क्योंकि subjective judgment है। ओके, सी आंसर हो जाएगा। Dash can be given an algebraic treatment and is better suited to further arithmetic computation। so better suited algebraic treatment दिया जा सकता है। तो मीन, क्योंकि मीन एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है, मीन आ जाएगा। Which limitation is most associated with rating scales in educational evaluation? Complete freedom from rater bias, inability to assess observable behavior, susceptibility to halo effect and leniency, severity biasness, और आपका absence of gradation इन असेसमेंट। सो मोस्ट जो रेटिंग स्केल से एसोसिएटेड, जो आप रेट करते हो ना किसी को, या मान लो आप देख के रेट कर रहे हो, सुन के रेट कर रहे हो, या आप हो सकता है उस इंसान को पहले से जानते हो, या लीनियंट हो जाओ थोड़ा, तो कई चीजें होती हैं। ये आंसर बेटर है कि वो ससेप्टेबल होगा हेलो इफेक्ट और लीनियंसी और सिवियरिटी बायसनेस के। ओके, The normal probability curve is also called simple curve, astronomy curve, Gaussian curve और लाला कर्व। सो गोस ने दिया था स्ट्रॉस गोस, तो गोसियन कर्व के नाम से जाना जाता है जी, और इसको बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। देन आपका ये मैंने स्ट्रॉस बोल दिया शायद, कार्ल फ्रेडरिच गोस, ठीक है, इन्होंने इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था, तो गोसियन कर्व के नाम से जाना जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दोनों साइड टच नहीं होता है कहीं भी, वो याद रखिएगा, नीचे बेस पे टच नहीं होता है, बीचों बीच जो है हम यहाँ पे मिड रखते हैं, इसका मीन मीडियन मोड जिसको हम लेके चलते हैं,
लेफ्ट साइड राइट साइड के एग्जैक्टली बराबर होती है। Arrange the following standard score scales in increasing order of their typical standard deviation values। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें। Z स्कोर, T स्कोर, स्टैन स्कोर और रो स्कोर। तो आंसर आपका ACBD रहेगा। Z स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रहता है। स्टैन स्कोर का जो है वो, जिसको स्टैंडर्ड 10 भी बोलते हैं, ये स्कोर का रेंज, स्कोर रेंज करेगा 1 to 10 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगा। Z स्कोर का 1 होता है और T स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता है और रो स्कोर का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो अनस्टैंडर्डाइज रिजल्ट है, तो उसमें बहुत सारे गैप्स आपको लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज तक देखने को मिल जाएंगे। तो Z स्कोर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, रो स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। T स्कोर का फॉर्मूला होता है 10Z + 50, ये भी याद रखना, और स्टैन स्कोर का भी रखना 2Z + 5.5। ओके, स्टैन स्कोर का कभी पूछा नहीं गया है कि Z स्कोर दे दिया स्टैन स्कोर पूछ लिया, बट T स्कोर पूछा जाता है नेट में भी कि Z स्कोर दे दिया और T स्कोर पूछ लिया, तो फॉर्मूला पता होगा तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन द एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल डाटा? इट कन्वर्ट्स रॉ स्कोर इनटू परसेंटाइल रैंक, it measures the spread or dispersion of scores around the mean, it determines the most frequently occurring score in a distribution, it indicates the central value around which all scores are clustered। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल क्या रहेगा जब एजुकेशनल डाटा को आप एनालाइज करते हो? तो ये आंसर आपका बी आएगा क्योंकि ये डिस्पर्जन में माना जाता है। जो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, एवरेज डेविएशन हो गया, या फिर आपका रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, ये सारे जो है वो डिस्पर्जन या स्प्रेड मेजर करने के लिए कि स्कोर कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, मीन, मीडियन, मोड जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं। Which of the following is not a characteristic of good or standard questionnaire? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो अच्छी बात है, कोई जार्गनिंग नहीं है, फालतू की बातें नहीं है, लैंग्वेज सिंपल है। बट अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इलेबोरेशन अलाउ कर रहे हो, वो क्वेश्चनेयर अच्छा क्वेश्चनेयर नहीं माना जाता क्योंकि उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Arrange the steps of construction for achievement battery test battery in ascending order। कि पहले क्या करोगे फिर क्या करोगे? पहले तो प्लान ही करोगे, प्लान करके फिर क्या करोगे? कंस्ट्रक्ट करोगे, इवेलुएट करोगे या वैलिडेट करोगे? तो देखो क्या ऑप्शंस है। अगर मैं पहले प्लान करती हूँ, पहले प्लान करो, फिर उसको बनाओ, फिर इवेलुएट करो, फिर वैलिडिटी निकाल लो, आंसर भी हो जाएगा 1 2 3 4, है ना? The reliability of a measuring instrument is usually expressed as the degree of consistency, commonly represented by coefficient of correlation, standard deviation, percentile और mean। So reliability, जब आप degree of consistency की बात कर रहे हो तो वो कहाँ से आएगी? वो आपके correlation coefficient से आएगी। ओके, तो coefficient of correlation जो है वो एक reliability of measurement instrument शो करता है। ओके, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? correlation coefficient से। इन एन अचीवमेंट टेस्ट Q1 क्वार्टाइल 1 दे रखी है, क्वार्टाइल 3 दे रखी है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, सो द इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो 30 हो जाएगी। बीच का, यानी अगर क्वार्टाइल 1 ये है, क्वार्टाइल 3 ये है, सो इनके बीच का जो 50% पोर्शन होगा वो आपका क्या रहता है जी? बिटवीन इनका जो 40 to 70 का स्कोर है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज में आएगा और ये इंटर क्वार्टाइल रेंज 50% होती है स्कोर की। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली ये जो रेंज है उसकी 30 हो गई, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो किस पे जाएगा जी? आपका सी पे जाएगा। ओके, which correlation makes no assumption regarding the formation of form of distribution in a dichotomous variable। so कोई assumption इसके अंदर नहीं है, सिंपल correlation, टेट्राकोरिक, बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल। तो देखो हमने टेट्रा को पॉइंट बाइसीरियल में किया था कि दोनों नेचुरल डाइकोटमी है, तो हमने कोई भी आर्टिफिशियल लेवल पे चीज मानी नहीं है। ओके, तो पॉइंट बाइसीरियल आपका नहीं, दोनों नेचुरल नहीं होते इसमें। इसमें एक कॉन्टिन्यूअस रहेगा और एक नेचुरल डाइकोटमस रहेगा। ओके, जिसमें दोनों नेचुरल होते हैं वो तो फाई हो गया ना। फाई तो यहाँ दे ही नहीं रखा, तो इसलिए पॉइंट बाइसीरियल के साथ जाएंगे। एक कॉन्टिन्यूअस होता है और एक नेचुरल डाइकोटमस होता है। बाइसीरियल में एक कॉन्टिन्यूअस रहता है, एक आर्टिफिशियल डाइकोटमस रहता है। टेट्राकोरिक में दोनों आर्टिफिशियल रहते हैं। तो ये जो नेचुरल वाला है वो सिर्फ पॉइंट बाइसीरियल में ही है। Which standard setting method estimates for each item? ये क्वेश्चन आ सकता है जी थोड़ा बहुत। The probability that a minimally competent candidate answers correctly to set the
कट ऑफ स्कोर, कट ऑफ आएगा ये, ठीक है। सो कौन सा स्टैंडर्ड सेटिंग एस्टिमेट है? नॉर्म्स, रेफरेंस ग्रेडिंग, जेड स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, एंगोफ मेथड और परसेंटाइल रैंक मेथड। तो आंसर आपका क्या रहेगा जी? एंगोफ मेथड हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशली मॉडिफाइड एंगोफ। सो इसमें एक पैनल बैठेगा एक्सपर्ट्स का जो इवेल्युएट करेगा हर एक टेस्ट आइटम को और वो अपनी प्रोबेबिलिटी शो करेगा। सो उस हिसाब से हम एंगोफ मेथड यूज करते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग मेथड की तरह, जो एस्टिमेट लगाएगा कि मिनिमम इतने कॉम्पिटेंट कैंडिडेट तो आंसर कर ही देंगे। वैलिडिटी इज बेस्ट डिफाइंड एज appropriateness of interpretation and use made of test, ensuring that results are dependable, genuineness of the test, or it's about consistency. Reliability is about consistency but validity is not. Okay, so answer आपका क्या रहेगा जी कि interpretation, चीजें accurate हों, so accuracy से ज़्यादा relate करेगा ये। Which of the following are commonly classified as subjective methods of data collection in educational evaluation? So observation, interview, case study, autobiographical method, projective techniques, questionnaire and rating scales. So क्या रहेगा? सब्जेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ये भी सब्जेक्टिव है। ऑटोबायोग्राफी बता रहे हो, वो भी सब्जेक्टिव है। रेटिंग और क्वेश्चनियर जो है वो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आंसर 1 और 2 हो जाएगा। फाइंड द रैंक कोरिलेशन, तो ये देखो ये क्वेश्चन आ सकता है जी अगर न्यूमेरिकल आया तो आपको समेशन डी स्क्वायर दे दिया, एन की वैल्यू दे दी। अब रैंक कोरिलेशन तभी निकलेगा जब आपको फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 में से माइनस करना है। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ये डी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, एन की वैल्यू रखनी है, तब जाके आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव का 0.58 आ जाएगा। ओके, which situation represents test retest reliability in educational measurement? So agreement in scores assigned by different examiners to the same responses. टेस्ट रीटेस्ट की बात हो रही है। सिमिलर रिजल्ट्स फ्रॉम इक्विवेलेंट पैरेलल टेस्ट फॉर्म, ये तो पैरेलल वाला मेथड हो गया टेस्ट रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट में हम सेम ही टेस्ट यूज करते हैं। हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी अमंग आइटम्स विद इन अ सिंगल टेस्ट फॉर्म मेजरिंग द सेम कंस्ट्रक्ट, और कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन पे सेम टेस्ट का सेम कंडीशंस में। सो ये आपका टेस्ट रीटेस्ट है। ओके, टाइप 1 एरर कौन सी होती है? टाइप 1 एरर occurs when assertive hypothesis is rejected, hypothesis is directive, null hypothesis is not rejected or rejected. So type 1 error होती है जब null hypothesis ट्रू है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सो ये रिजेक्टेड दे रखा है, ट्रू फॉल्स का इन्होंने बोला नहीं, तो आंसर आपका डी हो गया। पोस्ट हॉक फैलेसी इज सीरियस डेंजर इन विच रिसर्च? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल, एथनोग्राफिक या पोस्ट फैक्टो? सो पोस्ट हॉक फैलेसी पोस्ट फैक्टो रिसर्च के लिए बहुत डेंजरस होती है और ये क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस हैं। Okay. Purposive sampling, multi-stage sampling, systematic sampling, stratified sampling. Systematic को तो हम nth या kth sampling बोलते हैं. So obtaining k interval by using n by n मतलब n. And purposive में हम judgment basis पे, so you rely on your own judgment. Then multi-stage में आप entire population को subgroups में divide करते हो और stratified में आप homogeneous subgroups में divide करते हो. Okay, तो 2 1 3 4. टेम्पोरल वैलिडिटी क्या होती है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है जी, नया कहीं हेल्प कर सकता है ये आपके एलिमिनेशन मेथड में। व्हेन जनरलाइजेशन इज डन फॉर सर्टेन पीरियड, एब्सेंस ऑफ वैलिडिटी, फॉल्स वैलिडिटी या जनरलाइजेशन इज बियॉन्ड टाइम लिमिट। बियॉन्ड टाइम लिमिट नहीं होता जी, आप जब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए वैलिडिटी जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो आपका टेम्पोरल होता है। In the process of statistical inferences, the type 2 error is occur when, so type 1 कब हुई थी? जब आपने true null hypothesis को reject कर दिया। अब आपने गलत को accept कर लिया, यानी you accept the false null hypothesis, ये आपकी type 2 error हो जाएगी। The term research methodology refer to the theoretical paradigm for data collection, analysis and interpretation, the method for research report writing, the methods used in data collection and analysis, और specific methods of study and analysis. तो specific methods ये चीजें नहीं है जी, सब कुछ आ गया methodology में, data collection भी आ गया, analysis भी आ गया, interpretation भी आ गया, सारी तरीके की सारी चीजें आ गई। सो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया।
मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल। सो हम कुछ एक चीज, अच्छा ये बताओ कौन सी चीज को मैक्सिमाइज करते हैं, कौन सी चीज को मिनिमाइज करते हैं और कौन सी चीज को कंट्रोल करते हैं। सो आप ये मुझे बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि मैंने आपको मैराथन में करवा रखा है ये। ओके, सो ये किस मेथड से रिलेटेड है ये प्रिंसिपल? फिशर ने दिया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, केस स्टडी मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो कोरिलेशनल। सो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड है जी। Which characteristic is related to case study? केस स्टडी में रैंडमाइजेशन नहीं होता, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, पोस्ट टेस्ट नहीं होता। ये तीनों ही एक्सपेरिमेंटल के सिग्नेचर पॉइंट्स हैं। नो मैनिपुलेशन, केस स्टडी में जैसा जो जो है वैसा वैसा आप रिपोर्ट कर रहे हो, कोई चीज मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते हो। डैश इज अ स्टैंडर्ड मेट्रिक दैट मेजर्स हाउ मेनी यूजर्स इन अ डाटाबेस शेयर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। सो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक है जो कि ये शेयर करता है कि कितने, ये आपसे बताइए, आपको बताएगा कि कितने यूजर्स जो हैं डाटाबेस में वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट शेयर करते हैं। सो ये डाटा की प्राइवेसी है? नहीं। प्राइवेसी कहाँ हुई जब बता ही रहा है तो। डीप फेक भी नहीं है, ये ओरिजिनल चीजें बता रहा है। जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क नहीं। ये के अनोनिमिटी है जी। तो वो अनोनिमस तो रख रहा है डाटा को, लेकिन वो फिर भी ये बता देता है कि ये क्वालिटी इतने लोगों के अंदर है। ओके, A researcher is studying a new and little understood educational problem with aim of gaining initial insights and identifying possible patterns. Which type of research is most appropriate? So आप क्या करना चाह रहे हो? कोई नया और छोटे लेवल पे प्रॉब्लम को समझना चाह रहे हो, सो एक्सप्लोर करना चाह रहे हो आप, सो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो हो जाएगा। A teacher notices that student participation in her class is low. She decides to implement new group activities, observe the results, reflect on their impact, adjust her strategies accordingly. Which type of research is she most likely conducting? So, चेक करेगी कि किस वजह से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत लोकल लेवल पे हो रहा है। Theoretical research, experimental research with control groups, explanatory या action. So ये action research की कैटेगरी में जाएगा जी। In an exploratory sequential design, which of the following sequence correctly represents research process? So जब explore आप कर रहे हो, that means आप qualitative data पहले collect कर रहे हो। So qualitative data collection, quantitative data collection और फिर integrate करना findings को। क्वांटिटेटिव वाला पहले नहीं आएगा। अगर एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन होता तो पहले क्वांटिटेटिव डाटा होता, फिर क्वालिटेटिव डाटा होता, फिर इंटरप्रिटेशन होती। सो आंसर आपका बी हो जाएगा जी। A researcher investigates the impact of students' home environment on their academic achievement by analyzing existing records without manipulating any variable. किस टाइप का रिसर्च है ये? ट्रू एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो एक्शन रिसर्च क्वासी, क्वासी भी नहीं है। आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, कोई कंट्रोल ग्रुप्स नहीं है। आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हो कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जो घर का एनवायरमेंट है, ठीक है, उनका उनका इसका एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। सो घर का एनवायरमेंट तो आप नहीं बदल पाओगे ना। सो ये एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च हो जाएगा जी, वो फिक्स्ड है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। इन एजुकेशनल रिसर्च हाउ इज हाइपोथेसिस बेस्ट डिस्क्राइब्ड? फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम डाटा। हाइपोथेसिस फाइनल कंक्लूजन नहीं है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। एक कंजेक्चर स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। और एक कंफर्म्ड लॉ है एक्सप्लेनिंग एजुकेशनल बिहेवियर। ना ये कंफर्म्ड है, ना ये फाइनल कंक्लूजन है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप यूज तो करते हो, बट वो जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज किए हैं वो हाइपोथेसिस नहीं है। ओके, सो आंसर आपका सी हो जाएगा। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप शो करती है। विच सैम्पलिंग टेक्निक इज नोन एज द चेन रेफरल मेथड? कि आपसे डाटा कलेक्ट किया, आपको बोला किसी और को भी बताओ आप जैसा ही जो डाटा कलेक्ट करवा सके, फिर आपने उसको बोला, उसने उसको बोला, तो ये आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग की कैटेगरी में आ जाएगा जी। Simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, dividing the population into subgroup, then selecting randomly from each group. यानी कहीं ना कहीं तो रैंडम है, आपने पहले सब ग्रुप में डिवाइड किया, फिर आपने रैंडम सिलेक्शन किया। जब आप kth एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो ये तो आपका सिस्टमेटिक हो गया, तो इसका तो सेकंड आएगा, यहीं से ही आ गया वैसे तो आंसर। ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड हो गया आपका,
जो आपने रैंडम किया है, ये क्लस्टर आपका रैंडम सैम्पलिंग ऑफ नेचुरली अकरिंग ग्रुप वाला रैंडम इसमें क्लस्टर में आ गया, और हर एक यूनिट का जब इक्वल इंडिपेंडेंट चांस हो सिलेक्शन का, वो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया जी। आंसर आपका फर्स्ट हो गया। Which data collection method is most structured in nature? Focus group, open-ended interview, questionnaire, projective test. So obviously questionnaire ही सबसे ज़्यादा structured माना जाता है, सबसे ज़्यादा use किया जाता है. Okay? A normal distribution in which all raw scores have been transformed into Z score. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Normal distribution, discrete frequency distribution, cumulative distribution, curve, skewed normal distribution curve, या स्टैंडर्डाइज्ड। तो जितना भी रॉ स्कोर है वो जेड स्कोर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल कर्व है, जिसको हम बेल शेप्ड कर्व बोल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी भी बोलते हैं। Which statistical method is most suitable to measure the degree of correlation when the data are in the form of ranks? तो ये स्पीयरमैन, chi-square, पियर्सन, रिग्रेशन एनालिसिस। सो रैंकिंग मेथड स्पीयरमैन का रैंक मेथड है, तो वो सही रहेगा यहाँ। Which test is popular alternative to the t-test of the difference between means of two independent tests? तो popular alternative क्या है जी? मान-विटनी, पियर्सन, chi-square, विल्कॉक्सन। सो t-test independent sample है तो मान-विटनी, paired होता तो विल्कॉक्सन हो जाता। सो मान-विटनी u-test आपका सही आंसर है। A researcher tests the effectiveness of a memory training program by measuring a group of students' memory scores before and after the program. Which statistical test should be used to analyze the result? तो कौन सा यूज होना चाहिए? आपने बिफोर और आफ्टर किया है तो ये पेयरिंग हो गई, सो आपको पेयर्ड टी टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, Which of the following best describes parametric data in educational research? सो पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में हम क्या देखते हैं? रेशियो और इंटरवल स्केल पे डाटा, और नॉन पैरामेट्रिक में हम देखते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे है डाटा। ओके, तो डाटा मेजर्ड एट ऑर्डिनल नहीं, डाटा दैट डजंट अज्यूम अ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो अज्यूम करते हैं पैरामेट्रिक में। डाटा मेजर्ड ऑन इंटरवल एंड रेशियो स्केल विद अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी। डाटा यूज्ड ओनली इन स्मॉल सैंपल स्टडीज नहीं, तो ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is true about the chi-square statistic? Chi-square can be negative. The value of chi-square depends on the number of differences involved in its calculation. Chi-square will never be zero. It considers only observed frequency. तो ये observed और expected दोनों frequencies को include करता है। सही आपका B हो गया जी। ये number of differences के ऊपर matter करेगा, जब calculation में चीजें involve होती है तो कितनी frequencies involved हैं। Okay? chi-square टेस्ट हम कब यूज करते हैं, ये आप मुझे बताना, कितनी फ्रीक्वेंसीज मिनिमम इन्वॉल्व होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके पास 40, 30, 50 और 60। मिनिमम फ्रीक्वेंसीज कितनी होनी चाहिए कि हम chi-square टेस्ट लगाएं? अप्लाइड रिसर्च रिलेट्स टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और अप्लाइड रिसर्च इज डन इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ लेबोरेटरीज एंड इज मोर प्रिसाइज देन बेसिक। नहीं, अप्लाई तो हम अप्लाई करते हैं ना, ज्यादा प्रिसाइज तो बेसिक रहेगा। आपने बहुत सारी चीजें कर करा के वो बनाया है, फिर फाउंडेशन किया, आपने इन्वेंशन किया है, सो ये गलत हो जाएगा जी, पहली स्टेटमेंट सही है। ओके, Distribution of scores is laid to be skewed when scores are evenly distributed. Evenly distributed है तो skewness कैसे हुई? Symmetrically distributed है तो भी नहीं हुई। Concentrated है central part में तो ये भी normal probability curve आ गया। But जब वो एक side में bunched हैं as comparison to other like this, सो वो आपका स्क्यूनेस हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके की स्क्यूनेस हम पढ़ते हैं। कर्टोसिस, स्क्यूनेस में हम सिमेट्री देखते हैं कि लैक ऑफ सिमेट्री है स्क्यूनेस में, और कर्टोसिस में जो है वो पीक आपको नजर आते हैं। ओके, Which of the following is not correct about action research? It aims at improving function of school, बोल सकते हैं। It find out the real solution for real classroom situation. Yes. The school teachers are the researchers themselves, वही practitioner हैं। Its result can be generalized. नहीं, एक्शन रिसर्च के रिजल्ट्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उनको जनरलाइज नहीं किया जाता। Which of the following is a measure of position? So देखो, मीन, मीडियन, मोड, ये तो क्या हो गए जी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, बचा क्या? परसेंटाइल और मीडियन। मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है, तो आपका आंसर परसेंटाइल हो गया, ये पोजीशन मेजर करने के काम आएगा।
एक हेट्रोजेनस पॉपुलेशन के लिए किस तरीके की सैम्पलिंग सुटेबल रहेगी? कन्वीनियंट, कोटा, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। हेट्रोजेनस के लिए हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जाएंगे और लेयरिंग करके हम उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग Z स्कोर टू T स्कोर, सो ऑब्वियसली T 10Z, 10Z कहाँ है? ये रहा 10Z plus 50, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। Which of these can be used to test the null hypothesis? There is no significant difference between boys and girls on emotional intelligence. So कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। So ये हमने null hypothesis बनाई है। काई स्क्वायर टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और प्रोडक्ट मोमेंट। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा जी? आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि टी टेस्ट नहीं दे रखा है यहाँ और टी टेस्ट का अल्टरनेटिव जो है वो मान विटनी यू टेस्ट होता है। टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? अरे ठीक है, तो किसके लिए यूज किया जाता है? स्टेबिलिटी के लिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए, स्टेबिलिटी और इक्विवेलेंस के लिए, और इक्विवेलेंस के लिए तो ये स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। In depth and open ended interviews are mainly used in, so qualitative में, correlational रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव में, या फिर सर्वे रिसर्च में। सो आप बहुत इन डेप्थ और ओपन एंडेड इंटरव्यूज क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए लेते हो। In which method of research the cause effect relationship is established? So survey, experimental, descriptive, historical. So obviously experimental method, easiest question. The value of correlation between scores on a verbal test of intelligence and an achievement test is 0.74. ये क्या indicate कर रहा है? So correlation दिखाया है ये intelligence और achievement test का, कॉन्करेंट वैलिडिटी शो कर रहा है अचीवमेंट टेस्ट की, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, या फिर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। सो ये शो कर रहे हैं, ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है कि जिसका इंटेलिजेंस ज्यादा है उसका अचीवमेंट टेस्ट पे भी स्कोर ज्यादा ही रहेगा। ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को शो करता है जी। डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर आर कैलकुलेटेड फॉर फाइंडिंग आउट द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, आइटम एनालिसिस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, item analysis of attitude scale, finding out the validity. So discrimination value, discrimination power और difficulty value आप हर एक आइटम की करते हो। So आप एक अचीवमेंट टेस्ट का जब आइटम एनालिसिस करते हो उस टाइम पे इसको यूज करते हो। इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द एरिया लाइज बिटवीन, सो ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये आपका मीडियन है 0, ये -1 है, ये +1 है। सो इसके बीच में, क्योंकि ये वाला जो है ये कितने को करता है, 0.13, ऐसा 34.13, ऐसे ही ये भी 34.13%। तो ये 68.26 पोर्शन को जो है वो कवर करते हैं जी। ये एरिया लाई करता है इसके बीच में। ओके, देन है जी, एक सेकेंड रुकिए जरा। which is the most effective reinforcement schedule according to conditioning theory of learning for stable learning? तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिव रहेगा? कॉन्टिन्यूस reinforcement दो, फिक्स्ड रेशियो में दो, वेरिएबल रेशियो में दो, या फिक्स्ड इंटरवल में दो? तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो है वो वेरिएबल रेशियो को माना गया है कि आप जो है वेरी करती रहें चीजें। आज दे दिया, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट डे बना लिया, कॉन्टिन्यूटी में दे दिया, नहीं, कभी दे दिया कभी रहने दिया, ऐसे वाली चीज, ये ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है। Which of the following variables is continuous? Attitude towards towards school, family size in a locality, marital status of college students, religious affiliation of workers. So continuous कौन सा रहेगा जी? continuous आपका पहला रहेगा। फैमिली साइज ये डिस्क्रीट में आएगा, लोकेलिटी में फैमिली का साइज क्या है? 4 के फैमिली मेंबर हैं, या 5 हैं, 7 हैं, 4.5 तो नहीं होंगे ना, 4.25 तो नहीं होंगे। मैरिटल में भी क्लियर कट है दोनों कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो वाली चीज। रिलीजियस एफिलिएशन जो है वो भी फिक्स रहेगी, बीच में कुछ नहीं होएगा। सो कॉन्टिन्यूस में तो सिर्फ एटीट्यूड ही आएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। करंट स्टेटस, लोकल प्रॉब्लम जो है वो आपका एक्शन रिसर्च आ गया। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल आपका यहाँ एक्सपेरिमेंटल में आ गया। नेचुरल सेटिंग में तो वो होता है आपका, क्या बोलते हैं, एथनोग्राफी होता है, तो ये नहीं आएगा। पास्ट ओरिएंटेड आपका हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, और सर्वे में आपका करंट स्टेटस पता चल गया। तो आंसर 5 4 1 2, 5 4 1 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड।
In the context of survey research, the following steps are taken in a certain order: sampling, inference, data analysis, data collection. तो देखो collect करके ही analyze करोगे. सबसे पहले sampling किया, फिर data को collect किया, फिर उसको analyze किया और फिर inference निकाला. ऐसा कुछ है option number 1. Okay. The main difference between laboratory experiment and field experiment is in, so main difference क्या है? Precision in measurement of variable, degree of control of extraneous variable, use of data analysis technique और application of research instrument. सारी चीजें ठीक लग रही हैं, बट ये जो डिग्री है ना, यहाँ पे आप क्या करते हो, फील्ड एक्सपेरिमेंट में आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल ज्यादा नहीं कंट्रोल कर पाते, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में कर पाते हो. तो ये मेन डिफरेंस है. A researcher used t-test to compare two means based on independent sample and found the t-value to significant at 0.05 level. इसका मतलब क्या है? So अगर वो 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स आपने 100 बार कोई चीज करके देखी तो 5 बार ही गलती के चांस है, 95 टाइम्स वो ठीक है. वो हमारे सैम्पलिंग की वजह, मतलब हमारे रिजल्ट्स के एक्सपेरिमेंट की वजह से है. तो चांसेस आर 95 out of 100 that the difference between means has occurred due to sampling error. और नहीं, 5 टाइम, 5 बार हैं. चांसेस ऑफ 5 out of 100 वो है कि डिफरेंस जो आया है वो एरर की वजह से आया है, बाकी टाइम पे ठीक जगह पे आया है. ओके, तो आंसर आपका फर्स्ट होगा. इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट, एनोवा एफ टेस्ट, ये इनके नॉन पैरामेट्रिक हैं. सो इंडिपेंडेंट में आपका मान विटनी यू टेस्ट आ जाएगा. डिपेंडेंट टेस्ट डिपेंडेंट है तो आपका विल्कोक्सन आ जाएगा, ठीक है. एंड एनोवा एफ टेस्ट है तो आपका क्रुशकाल वैलिस आ जाएगा. काई स्क्वायर कहीं नहीं आएगा. 3 4 2. A method of sampling that ensures proportional representation of all sections of a population is technically called. तो आप population के सभी sections को proportionally represent कर रहे हो, तो ये कोटा sampling, systematic sampling, snowball sampling या stratified sampling. तो ये stratified random sampling हो गई. Okay? Which of the following decision will tend to decrease the sampling error? सैम्पलिंग एरर कम करनी है तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लो, सैंपल साइज डिक्रीज कर दो, होमोजेनस ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल जो है और पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन ऑफ सैंपल साइज. सैंपल साइज रिड्यूस नहीं बोल सकते हैं, सैंपल साइज भी रिड्यूस करोगे तो आपका सैम्पलिंग एरर नहीं, सैंपल साइज रिड्यूस करोगे तो सैम्पलिंग एरर बढ़ जाएगा ना, तो सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए. तो रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग द सैंपल साइज तो नहीं आएगा. ओके. ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया तब जाके आपका, या फिर बड़ा सैंपल लिया तो आपकी सैंपलिंग एरर कम हो जाएगी. A teacher prepares a test for measuring socially acceptable behavior of participant in the school program. What type of reliability would considered too important? So internal consistency reliability, split half reliability, equivalent forms reliability या inter-rater. तो एक जो टीचर जब प्रिपेयर कर रहा है सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को देखने के लिए, तो ये आपका इंटररेटर रहेगा जी, ठीक है. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये जुलाई 2018 में भी आया था. In the process of statistical inference, the type 2 error is committed when, type 2 तब होती है जब आप एक्सेप्ट करते हो false null hypothesis को. तो आंसर आपका डी हो जाएगा. ठीक है जी, ये आपके टोटल 74 क्वेश्चन हमने यूनिट 6 क्लास 6 हमारी यहाँ पर समाप्त होती है. मिलते हैं आपसे 7th क्लास में. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो और आपका रिवीजन अच्छा चल रहा हो. So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Take care. All the best for your preparation. See you in next class.